हेलो एवरीवन। हमारा जो नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसके साथ ही साइड बाय साइड में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके भी वीडियो स्टार्ट कर दूंगी। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप जो है चलेंगे, फिर मैं आपको स्लोली समझाऊंगी। देखो क्या होता है, सोल्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, वो भी क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई कंपाउंड है। तो कंपाउंड किस किस तरीके से, या तो होते हैं सिंपल सोल्ट्स। सिंपल सोल्ट्स क्या होते हैं, साधारण लवण, यानी फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस, यानी एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उससे बनते हैं। जैसे KOH बेस हो गया, HCl हो गया, इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो क्या हो गया, KCl और H2O, ये बन गया। तो देखो सिंपल सोल्ट एक्चुअल में होते क्या है, सिंपल सोल्ट क्या होते हैं, जो अगर हमने इनको वाटर में डाला, इनको पानी में डाला तो क्या करते हैं, वो आयोनाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे हमने KOH को पानी में डाला तो ये क्या करेगा, K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जो पानी में डालने पर या फिर वाटर में ऐड करने पर उनके आयंस में टूट जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सोल्ट। तो यानी क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी वाटर में, ठीक। अगर सॉल्यूशन ऑफ सिंपल सोल्ट कंटेन प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, यानी क्या बोल रहा है ये, कि जब हम सिंपल सोल्ट जो है उनको पानी में या सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। तो जब अगर हमने टेस्ट लगाया तो सारे आयंस के, जैसे हमने K प्लस का पोटेशियम का टेस्ट लगाया तो पोटेशियम जो है वो आयंस में टूट गया, तो पोटेशियम उसका टेस्ट दे देगा। जैसे हमने OH माइनस का टेस्ट लगाया तो जो आयंस है ना, ये अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं। तो यानी कि वो प्रॉपर्टी किसकी, आयंस की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ना सॉल्यूशन में, जो आयन की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे पोटेशियम है उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी, तो वो शो कर रहा है ना सॉल्यूशन में डालने के बाद में, तो वो होगा सिंपल सोल्ट। अगले जो होते हैं वो होते हैं मोलिकुलर सोल्ट या फिर एडिशनल कंपाउंड, क्या बोलते हैं उसको, आणविक और योगात्मक यौगिक। अब इनमें जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डबल सोल्ट और दूसरे जो है वो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सो फर्स्ट जो है वो है डबल सोल्ट। डबल सोल्ट क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सोल्ट जो है हम ऐड करके बनाते हैं नया कॉम्प्लेक्स या नया कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सोल्ट। डबल यानी दो या दो से ज्यादा सिंपल जो है उसमें सोल्ट प्रेजेंट होते हैं, दो या दो से ज्यादा जो है वो एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, वो होता है, ठीक है। अब ये क्या है, डबल सोल्ट, देखो क्या होता है, जब हमको एक्वस में सॉल्यूशन में मतलब या फिर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में या पानी में डालते हैं, तो ये सोल्ट भी क्या करते हैं, टूट जाते हैं अपने अपने आयंस में। तो क्या होगा, अगर ये सॉल्यूशन में जो है अपने अपने आयंस में टूट जाएंगे, तो यानी ये इनकी जो डबल सोल्ट की जो प्रॉपर्टी है वो कब रिटेन करेंगे, सिर्फ सॉलिड स्टेट में। क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या है, सारे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, सारे बंधे हुए हैं एक दूसरे से, बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा सॉलिड स्टेट में। देखो सॉलिड स्टेट में क्या है, वो सॉल्वेंट में तो मिक्स तो है नहीं, तो सॉलिड स्टेट में जो है वो डबल सोल्ट अपनी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो उनकी जो डबल सोल्ट की जो, या फिर इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लेटिस कंपाउंड भी बोलते हैं। तो जो सॉलिड स्टेट में है वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन रखते हैं, जैसे ही हमने उनको सॉल्यूशन में डाला और वो आयंस में टूट जाते हैं। जैसे डबल सोल्ट का एग्जांपल क्या है, मोर सोल्ट, सॉरी मोर सोल्ट नहीं है, ये है पोटाशियम, तो पोटाशियम इसका फॉर्मूला क्या है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का 3 होल थ्राइस डॉट 24 H2O। जब हमने इसको एक्वस में डाला, चलो ऊपर कर देती हूँ, जब हमने क्या है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O, जब हमने इसको एक्वस सॉल्वेंट में डाला तो ये क्या करेगा, अपने अपने आयंस में टूट जाएगा, 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, देखो 3 एक और ये 4, तो 4 SO4 2 माइनस हो गए, फिर 2 Al3 प्लस और वाटर मॉलिक्यूल, या फिर वाटर मॉलिक्यूल भी H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। तो
ऐसे सोल्ट जो वाटर में क्या कर रहे हैं, अपने अपने आयंस में टूट रहे हैं, यानी जब हम अगर किसी का पर्टिकुलर आयन का टेस्ट लगाया तो ये वो आयन का जो है टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट दे देंगे ना। तो डबल सोल्ट क्या होगा, सिर्फ सॉलिड स्टेट में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना के रखी। अच्छा, अगला एग्जांपल है मोर सोल्ट, जैसे डबल सोल्ट का एक एग्जांपल और है, क्या होता है FeSO4 डॉट SO4 डॉट 6H2, ये क्या है मोर सोल्ट। ये भी क्या है डबल सोल्ट, सिंपल सोल्ट से मिलके बना हुआ है, तो क्या है डबल सोल्ट। जब इसको पानी में डालेंगे तो Fe अपना आयन में टूट जाएगा, Fe2 प्लस SO4 2 माइनस NH4 प्लस होता है ना अमोनियम, NH4 प्लस के दो मोलिक्यूल SO4 2 माइनस और वाटर मोलिक्यूल। अब जो है सेकेंड टाइप के जो है वो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। देखो कैटेगराइज किया अलग अलग टाइम के, हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तक कहां कैसे पहुंचे। तो अगला है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहला तो क्या था डबल सोल्ट, अब है कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स सोल्ट। कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स सोल्ट, देखो इसको क्या कहते हैं, और जटिल जो भी है जटिल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक, ठीक है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये क्या होते हैं जो डज नॉट डिसोसिएट into its constituent ion। मतलब क्या बोल रहा है ये कि जब इनको हम पानी में डालते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट में डालते हैं, तो ये आयंस में नहीं टूटते हैं। जैसे एग्जांपल है K2 FeCN6 K4 FeCN6। अब देखो जब K4 FeCN6 को हमने वाटर में डाला, ठीक है, एक्वस सॉल्वेंट में डाला, तो क्या होगा, ये किसमें टूटेगा 4K प्लस, और जब हमने देखा कि एक तो K4 में टूट गया, ठीक है, और ये जो है दूसरा कंपाउंड ये टूटा एज ए कॉम्प्लेक्स। तो देखो जब हमने इसमें पोटेशियम या फिर आयरन का हम जब टेस्ट लगाएंगे तो पोटेशियम तो अपना कॉन्स्टिट्यूट जो है अपना टेस्ट पॉजिटिव देगा, लेकिन आयरन का अगर हमने टेस्ट लगाया तो वो इसमें नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो आयरन जो है इस कॉम्प्लेक्स में, लेकिन अगर हम इस कॉम्प्लेक्स का टेस्ट लगाएंगे तो वो पॉजिटिव जो है वो वाला जो है रिजल्ट देगा। तो यानी क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा, मतलब कि जो ऐसे जो वाटर में डिसोसिएट कंप्लीटली अपने अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, यानी वो अपने जो है पर्टिकुलर सारे किसी एक सिंगल आयन की जो है प्रॉपर्टी शो नहीं करते और एक कॉम्प्लेक्स बना के रखते हैं, ठीक है। चलो अब जो है हम देखते हैं डबल सोल्ट, और इसमें फिर स्लोली इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो और जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन सोल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो देखो डबल सोल्ट क्या है, जो कंटेन टू सिंपल सोल्ट इन इक्विमोलर, ठीक है। तो ये क्या है, जब दो सिंपल सोल्ट जो है वो फिक्स रेशियो में बनते हैं, कंटेन टू सिंपल सोल्ट इन फिक्स प्रोपोर्शन,
लेकिन कोऑर्डिनेट सॉल्ट में क्या होता है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है, मे और मे नॉट कंटेन, फिक्स प्रोपोर्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसका फिक्स है, कौन सा एग्जांपल देखा हमने डबल सोल्ट का, जैसे मोर सोल्ट देखा, उसमें फिक्स है ना कि FeSO4 का एक मोलेक्यूल है, 2 NH4 प्लस है, इस तरीके से। और कोऑर्डिनेशन में क्या है, वो फिक्स प्रोपोर्शन कर रख भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है फिक्स प्रोपोर्शन। फिर अगला क्या है कि ये किसमें थे, एग्जिस्टिंग सॉलिड स्टेट, हमने क्या बोला था, सॉलिड स्टेट में जो है ये इनमें कुछ बॉन्डिंग वगैरह रहती है, ये अपने नॉर्मल रीजन में थे, तो सॉलिड स्टेट में जो है क्या करते हैं, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड डिसोसिएट इन एक्वस, ठीक है, तो क्या होगा, डिसोसिएट इन एक्वस स्टेट कंप्लीटली। लेकिन कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में हमने क्या देखा कि जब हमने एक्वस सॉलिड में इसको डाला तो भी ये क्या कर रहा था, नहीं टूट रहा था, तो यानी ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल, क्या हो गया, लिक्विड सॉलिड एज वेल एज एक्वस स्टेट, दोनों स्टेट में ये स्टेबल था ना, तो एक ये हो गया। फिर क्या हो गया, अब इस डबल सोल्ट हमने क्या देखा था, उसमें सारे बॉन्ड कैसे थे, आयोनिक बॉन्ड होते हैं, प्लस माइनस में टूट रहा है ना, प्लस माइनस में टूटने वाला कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट, एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एब्सेंट, एब्सेंट हुआ ना उसमें, वो पूरा टूट रहा है, तो यानी क्या होगा, एब्सेंट। लेकिन इसमें क्या था, देखो हमने जब K4 FeCN6 देखा था, तो K4 तो टूट रहा है ना, लेकिन FeCN6 4 माइनस क्या, वो नहीं टूट रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, आयोनिक और आयोनिक बॉन्डिंग जो है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, आयोनिक बॉन्ड में प्रेजेंट और नॉट, वो हो भी सकती है और नहीं हो भी हो सकती है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेफिनेटली प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होगा ही होगा। क्यों बोल रही हूं मैं आयनिक, जैसे हमने देखा था K4 FeCN6, तो इसके केस में जो है आयनिक बॉन्ड जो है वो भी प्रेजेंट है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो भी प्रेजेंट है। लेकिन हमने एक एग्जांपल ले लिया NiCO4, अब ये क्या हो गया, ओवरऑल न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल कंपाउंड है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, देखो अगर ये खुद एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो क्या ये आयन से टूटेगा, नहीं टूटेगा। हमने यही तो बोला कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो उसको हमने एक्वस सॉल्वेंट में डालने पर वो नहीं टूटता है, तो यानी कि ये जो है अगर आयोनिक कॉम्प्लेक्स होगा, मींस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है उसके ऊपर कोई चार्ज होगा, केटायनिक या एनायनिक होगा, तो वो आयोनिक बॉन्डिंग में शो करेगा। लेकिन अगर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल हुआ तो वो क्या होगा, जो बॉन्डिंग है वो शो नहीं करेगा, तो भी एक जो है डिफरेंशिएट हो गया, उसके बीच में डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अच्छा हटा दिया इसको। अब अगला जो है वो क्या है कि आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, मेटल आयन जो है उसकी नॉर्मल वैलेंसी में प्रेजेंट होता है, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम की नॉर्मल वैलेंसी क्या है, प्लस के प्लस प्लस वन में रहता है ना, तो यानी वो नॉर्मल वैलेंसी में। लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि वो दो टाइप की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। इसमें क्या होगा, मेटल जो भी है वो प्रेजेंट इन नॉर्मल वैलेंसी, लेकिन कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में क्या होगा कि प्रेजेंट
आइदर प्राइमरी वैलेंसी या फिर सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। देखो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, वैसे तो हम डिटेल में वर्णन थ्योरी जो है आगे पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, जो सिर्फ मेटल जो है उसके चार्ज को स्टेबलाइज करती है। जैसे कि आयरन पे है ना, जैसे हमने ये देखा K4 Fe CN6, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है K4, ये क्या कर रहा है, सिर्फ इसको स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे K4 है यानी 4+ यानी इस कॉम्प्लेक्स पे 4- है, तो इस कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है उसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, जो मेटल के चार्ज को, ठीक है, या फिर ओवरऑल जो है चार्ज को स्टेबलाइज करता है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, जो सिर्फ चार्ज को स्टेबलाइज करती है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है और वो चार्ज को भी स्टेबलाइज कर सकती है। जैसे Cn- है, Cn- चार्ज को भी स्टेबलाइज कर रहा है ना, नेगेटिव आयन है तो आयरन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको भी न्यूट्रल कर रहा है, उसको भी कंपनसेट कर रहा है, और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रखा है। चलो अगला जो है वो क्या है, ये क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, लूज आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन स्टेट, ठीक है, या फिर एक्वस स्टेट। और ये क्या कर रहा है, रिटेन आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिटेन करता है। तो ये जो है कुछ बेसिक डिफरेंस हो गए डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो अब आई होप आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स थोड़ा थोड़ा पता चला होगा कि क्या है। इसके बाद में हम जो है और डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो उससे पहले क्या देखते हैं, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। हमने अभी क्या देखा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जो एक्वस सॉल्वेंट में या सॉल्वेंट में जो है अपने आयंस में नहीं टूटते हैं। तो नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उनका नेचर कैसा कैसा हो सकता है। सबसे फर्स्ट केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। केटायन जो है वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, यानी जो क्या बोलते हैं, केटायनिक कॉम्प्लेक्स contain complex cation, complex ion and simple anion, ठीक है। कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन, इसका क्या एग्जांपल है, देखो क्या एग्जांपल है, जैसे CO NH36 Cl3। अब देखो अगर इसको हमने एक्वस सॉल्वेंट में तोड़ा तो ये कैसे बनेगा, CO NH36। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स उसको हम ब्रैकेट से शो करते हैं। तो देखो CO NH36 तो किसमें टूटा, 3+ में, और प्लस 3Cl- जो इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए था। तो ये क्या हुआ, जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, केटायन, तो क्या हो गया केटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगला जो है वो है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कंटेन कॉम्प्लेक्स एनायन एंड सिंपल केटायन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो है इसमें एनायन होगा और सिंपल क्या होगा, केटायन। इसका एग्जांपल अभी अपनों ने पहले देखा था, K4 Fe CN6। अब इधर इसको हमने एक्वस सॉल्वेंट में जो है या फिर तोड़ा तो क्या होता है, 4K प्लस Fe CN6 4-, तो कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज नेगेटिव है, तो ये क्या होगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगला जो है वो होता है मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंटेन केटायन और एनायन। क्या हो गया, मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स।
जैसे इसमें न्यूट्रल FeCO5, इस पे देखो कोई चार्ज नहीं है, तो क्या हो गया मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या फिर ऐसा जिसमें केटायन भी कॉम्प्लेक्स हो और एनायन भी जो है वो भी कॉम्प्लेक्स हो, जैसे CrNH3 6। अब देखो CrNH3 6 यहाँ पे +3 इसका चार्ज, या फिर ऐसे लिख दूं मैं CO CN6। अब देखो ये दोनों कॉम्प्लेक्स, अब इसको अगर तोड़ो तो Cr क्या है +3 में, और यहाँ पे ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे क्या आ जाता है CO की ऑक्सीडेशन से -3 है, तो Cn का क्या हो गया -6 होता है ना, एक Cn का माइनस चार्ज होता है, Cn 6 साइड है यहाँ पे, तो क्या हो गया -6, तो -6 और +3 कितना हो गया -3, तो ये कितना है ओवरऑल -3। तो केटायन जो है वो भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जो केटायन और एनायन दोनों जो है वो कॉम्प्लेक्स ही कंट्रोल करते हैं। तो ये तो हो गए कि कितने अलग अलग टाइप के जो है कॉम्प्लेक्स बनते हैं, नेचर ऑफ जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब देखो, अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है क्या है, या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक सेंट्रल मेटल होता है, उसको चारों तरफ से लिगेंड ने घेर रखा होता है, सराउंडेड बाय लिगेंड। लिगेंड जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है या फिर आयंस हो सकता है, आयन, एटम, मॉलिक्यूल। ठीक है, बोला मैंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें एक सेंट्रल मेटल है जो लिगेंड से सराउंडेड होता है या लिगेंड से घिरा होता है, और जो है लिगेंड वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मेटल को देता है। अब मैंने पर्टिकुलर जो लिखा है लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल देता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कब बनता है, जब कोई लिगेंड है वो अपना लोन पेयर दोनों जो है मेटल को देता है, मेटल के साथ में शेयरिंग करा है। यानी कि देखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो मेटल है, जो भी मेटल दो है, जैसे CH4 है तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके और बॉन्डिंग बनाते हैं। और कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, या फिर वो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। और कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग क्या होती है, जब लिगेंड ही जो डोनर एटम है, लिगेंड देने वाला है, वही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है मेटल को देता है और एक बॉन्ड बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बोला मैंने, जब लिगेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स, लिगेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देता है और बॉन्ड बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब इसमें क्या हो रहा है, लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को मेटल को दे रहा है, तो एक डायरेक्शन है लिगेंड टू मेटल। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शन है ना, लिगेंड से मेटल की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गया डायरेक्शनल होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल होता है, लिगेंड से हम मेटल की तरफ एरो करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, अब जो कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है इससे रिलेटेड हम उसको पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, लिगेंड जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल को दे रहा है। ठीक है, फिर अगर मेटल में जो है लिगेंड, मेटल और लिगेंड का कोई कॉम्प्लेक्स बन गया, जैसे Ml6 कोई कॉम्प्लेक्स जो है बन गया, तो मेटल को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है सेंट्रल मेटल एटम। क्या है सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रित धातु। क्यों, क्योंकि लिगेंड ने इसको चारों तरफ से घेर रखा है, बीच में मेटल है ना, तो ये क्या हो गया सेंट्रल मेटल। इसको हम बोलते हैं, जो देने वाला है उसको हम बोलते हैं लिगेंड। इस पूरे ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम ब्रैकेट में डिनोट करते हैं इस तरीके से। तो ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स आयन, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और क्या बोलते हैं इसको
कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या होता है, मैंने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, एक मेटल है उसमें, सेंट्रल मेटल, केंद्रित धातु, फिर लिगेंड है उसमें जिनका कुछ मात्रा में लिगेंड है, जो भी है 4 6, ठीक है। फिर उसको हम एक ब्रैकेट में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम एक ब्रैकेट में शो करते हैं। फिर ब्रैकेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर अगला हुआ, अगर मान लो ये जैसे कुछ नेगेटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स है, जैसे यहाँ पे इसका चार्ज है 2-, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई इसको बैलेंस करने के लिए इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो चार्ज है उसको न्यूट्रल बनाने के लिए कोई आयन इसके पास प्रेजेंट होगा। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल करने के लिए सिर्फ इसका क्या काम है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स को जो है वो न्यूट्रल करना है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो कहते हैं हम आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, आयनन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर या फिर आयनन क्षेत्र। क्या बताया, ये होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है कंपाउंड को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका। सबसे पहले क्या हुआ, कोई आयन से अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो आयन जो है वो आगे की तरफ लगेगा पॉजिटिव चार्ज, और कॉम्प्लेक्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आयन जो है वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पीछे की तरफ सल्फेट या कुछ ऐसा होगा जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन होते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, केंद्रित धातु होती है, फिर एक लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं उसके साथ में। फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम स्फीयर में लिखते हैं, ब्रैकेट में शो करते हैं, ये इसे ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट जो है, इसको ब्रैकेट के अंदर वाले पूरे इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जब इसकी वैलेंसी कुछ जो इस पे चार्ज होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने कोई काउंटर आयन, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। तो कोई काउंटर आयन ऐड किया, तो काउंटर आयन के साथ में जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जब पूरा लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। तो आई थिंक जो है ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल जो है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। इसके साथ ही लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड, लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, हमने ये तो देखा कि लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो लिगेंड की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कैसे लिगेंड डोनेट करता है, वो सब जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।